राजीव, राजीव उठो ना जल्दी, उठो। जोर से राजीव को जोड़ते हुए रागिनी उसे नींद से उठा रही थी। हड़बड़ाते हुए राजीव उठता है और अपनी आंखों को मसलते हुए रागिनी को देखता है। उसकी सांसों की तेज गति और धड़कनें अभी भी जोर जोर से धड़क रही थी, जिसे राजीव सुन पा रहा था। जिसे महसूस करके राजीव रागिनी को कहता है, अरे रागिनी, तुम इतना हाफ क्यों रही हो और चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? सपने में कुछ बुरा देख लिया या भूत भूत देख लिया जो तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज चल रही है और चेहरे की रंगत उड़ी हुई है? वो राजीव रसोई में कोई रागिनी हकलाते हुए कहती है। अरे रागिनी, क्या वो कर रही हो? उसके कंधे को जोर से हिलाते हुए राजीव कहता है। वो राजीव, रसोई में कोई था, वहाँ पायल की आवाज़ छनक रही थी। घबराई हुई सी रागिनी कहती है, क्या फालतू की बातें कर रही हो रागिनी? इतनी रात को भला रसोई में कौन रहेगा? हम दोनों के सिवा यहाँ दूसरा है ही कौन जो रसोई में रहेगा? और तुम्हारे सिवा इस घर में पायल कौन पहनता है जो तुम्हें पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी? तुम भी ना, लगता है कोई बुरा सपना देख ली हो, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ऐसा कहकर राजीव लेट जाता है, पर रागिनी उसका हाथ पकड़कर फिर से कहती है, नहीं राजीव, वहाँ कोई था, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से उसकी छाया देखी है और वो पायल की आवाज़ भी सुनी है। रागिनी की बातों को सुनकर राजीव थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है और फिर कहता है, पर रागिनी, यहाँ इस घर में हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और दरवाज़ा भी बंद है, और भला ऐसे में कौन अंदर आ सकता है? कहीं तुमने कोई डरावनी मूवी या सीरीज़ तो नहीं देख ली जिसका नशा तुम्हारे दिल और दिमाग पर छाया हुआ है और शायद इसलिए तुम्हें सपने में वो दिखने लगे हों? वैसे इतनी रात को तुम रसोई में क्या करने गई थी? वो मुझे प्यास लगी थी और मग में पानी नहीं था, इसलिए सोची कि नीचे रसोई से ले आती हूँ। पर जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर रसोई की तरफ कदम बढ़ाने लगी, वैसे ही मुझे रसोई में पायलों की छनछनाहट सुनाई पड़ी और फिर किसी साये को रसोई में इधर उधर टहलते देखी। इससे पहले कि मैं दूसरा कदम आगे बढ़ाती, मैं भागकर ऊपर आ गई। राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है और प्यास के मारे मेरा कंठ भी सूखा जा रहा है। प्लीज़ राजीव, मेरे लिए पानी ला दो ना। अच्छा ठीक है, कहकर राजीव बेड से नीचे उतरने लगता है कि तभी रागिनी जोर से चिल्लाती है, रुको राजीव, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे अकेले नहीं रहना है कमरे में। अगर वो साया यहाँ भी आ गया तो मैं तो मर ही जाऊँगी। ना बाबा, कहकर झट से राजीव के पीछे चल देती है। अच्छा चलो रागिनी, कहते हुए राजीव अपना स्लीपर पहनकर आगे बढ़ रहा था और रागिनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए अपने कमरे से बाहर की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी कि तभी फिर से पायल के छनकने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर रागिनी फिर से डर जाती है और राजीव को कसकर पकड़ लेती है। घबराहट के मारे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। रागिनी को डरा हुआ देखकर राजीव सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते जोर से आवाज़ लगाता है, कौन है, कौन है वहाँ? तभी रागिनी धीरे से राजीव के कान में कहती है, मैंने कहा था ना राजीव, कोई अतृप्त आत्मा है वहाँ। देखा ना, कोई आवाज़ नहीं आई ना अब तक। मैं तो कहती हूँ चलो वापस कमरे में चलते हैं राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है राजीव, प्लीज़ चलो ना वापस कमरे में। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं देख कर ही रहूँगा कि कौन है वहाँ। ऐसा कहकर राजीव रसोई में आहिस्ते से जाता है और ज़ोर ज़ोर से कौन है वहाँ कहकर बत्ती जला देता है। बत्ती जलने के साथ ही राजीव के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ जाता है और फिर सामने से आवाज़ आता है, तेरी अम्मा हूँ, क्या कौन है कर रट लगा रहा है, चैन से पानी भी नहीं पीने देता। मार खाने के बाद राजीव अपने गाल को सहलाते हुए और अपनी माँ को पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहता है,
माँ आप भी ना बोल नहीं सकती थी, खामखा गाल सुझा दिया। और कितनी बार कहा है आपसे कि यूँ अंधेरे में भूतों सा मत भटका करो, पर आपको तो सुनना ही नहीं है। आपकी इन्हीं आदतों की वजह से बचपन में हम डरा करते थे। अब आपकी बहू खामखा इस बेचारी के हलक में खून सुखा दिए आपने। वैसे माँ, आप लोग तो 10 दिन बाद 4 धाम की यात्रा से लौट कर आने वाले थे, फिर अचानक, और वो भी बिना कोई खबर दिए। अब यूं ही खड़े खड़े रसोई में सारी बातें सुन लेगा या मुझे पानी पीने देगा। कहते हुए राजीव की माँ गरिमा जी रुनझुन करती पायलों की आवाज़ के साथ वहीं कुर्सी पर बैठ जाती और कहती है, दरअसल अमरनाथ में हुए प्राकृतिक आपदा से हमारा मन काफ़ी घबरा गया और फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई आगे जाने की, इसलिए हम लोग आधे यात्रा से लौट आए। पिछले कई दिनों से तेरे फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर बात नहीं हो पाती थी, इसलिए लौट आए। और ऐसे भी अपने घर लौटने के लिए तुमसे पूछकर थोड़ी ना आऊँगी। राजीव की खिंचाई करते हुए गरिमा जी कहती हैं, हाँ माँ, समझ गया समझ गया, ये आपका ही घर है और इस घर की मालकिन भी आप ही हैं। रागिनी की तरफ देखते हुए नहले पर दहला मारते हुए राजीव कहता है। तब तक रागिनी भी आकर गरिमा जी को पैर छूकर प्रणाम करती और कहती है, माँ जी आप भी ना मेरे प्राण ही सुखा दिए थे। हल्की प्यार की नाराज़गी के साथ रागिनी कहती है, और तूने जो मुझे जीते जी भूत बनाया उसका क्या बहू? देख बहू, मैं इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। जब तक अपने पोते और पोतियों का मुंह न देख लूँ और ज़्यादा भागने की कोशिश करेगी तो ऐसे ही भूत बनकर इस घर में मंडराती रहूँगी। प्यार से रागिनी का कान पकड़ते हुए गरिमा जी कहती है, वही तो मैं इसे बोल रहा था तब से माँ कि रसोई में कोई नहीं है, पर ये मानने को तैयार ही नहीं थी। अब देख लो, खोदा पहाड़ और निकली माँ। फिर रागिनी की चुटकी लेते हुए राजीव कहता है, रागिनी अब देख लिया ना रसोड़े में कौन था, अब तो नहीं डरोगी ना मेरी डरपोक चूहिया। इन शब्दों के साथ हंसी के बौछार निकल पड़ते हैं सबके मुंह से। अब बस भी करो राजीव, मेरी बहू की चुटकी लेना। ऐसा कहकर गरिमा जी के मुंह से भी ये शब्द फिसल जाते हैं। तो बहू रसोड़े में कौन था, इस तरह काली डरावनी रात खिलखिलाहट में बदल जाती है।